कोई मुल्क जासूसी इदारों के बगैर नहीं चल सकता, कोई मुल्क अफवाज के बगैर नहीं चल सकता, कोई मुल्क एक मुस्तकिल निज़ाम के बगैर नहीं चल सकता जिस पे तमाम मुल्क के अवाम का इत्तेफाक व इत्तेहाद हो। जासूसी इदारे मुल्क की आंखों और कानों की तरह होते हैं। जिस मुल्क के इदारे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं वो रहबरी करती हैं अपनी सियासी रहबरी का, फिर उसकी रोशनी में फैसले किए जाते हैं। मैं माफ़ी चाहता हूँ, हमारे यहाँ बदकिस्मती से हमारे जासूसी इदारों ने अपनी तरफ से एक निज़ाम खुद ही अपने लोगों को, माफ़ी चाहता हूँ, करप्ट करते हैं, उनकी फाइलें बनाते हैं और फिर उनको पाकिस्तान की रहबरी हवाले करके पाकिस्तान की रहबरी देते हैं। एक आदमी जो खुद अवाम से न उठ के आया हो और आपकी खुदा न खास्ता उसकी वजह से ये हाउ ही विल रिप्रेजेंट पाकिस्तान। बात यह है यहाँ बड़े पढ़े लिखे लोग मौजूद हैं। ये जो नुस्खा हमारे दोस्त इस्तेमाल कर रहे हैं, ये नुस्खा पुराने सोवियत यूनियन में फेल हो चुका। सोवियत यूनियन का कोई आदमी, चाहे प्रेसिडेंट हो, चाहे आर्मी चीफ हो, चाहे KGB का सरबरा हो, चाहे वजीर खारजा हो, चाहे ग्रोमिको फलाना फलाना, कोई आदमी बन नहीं सकता था जब तक वो अपनी जासूसी इदारे की इस सुरंग से ना गुजर गया हो। 60 साल के बाद वो निज़ाम बिखर गया। 5, 6, 10, 15 ममालिक, हालांकि लिटरेसी रेट उनका 100% तकरीबन था, गुजारे के मकानों को मिल चुके थे, तालीमी इदारे थे। देन वाई दे सेपरेटेड फ्रॉम सोवियत यूनियन। हमारे ख्याल में, मैं यहाँ बड़े अली फाजिल लोग बैठे हैं, मैं दानिश्वर तो नहीं हूँ, दानिशखोरों में अपने को शुमार करता हूँ। बात यह है, इंसान बुनियादी तौर पे हक की हुक्मरानी में हिस्सा चाहता है। उज़्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, वाई डिड दे सेपरेटेड? सोवियत यूनियन के अकाबरीन ने बस ये मेहरबानी की, हालांकि उनके अर्सेनल्स में आज भी इतने खतरनाक हथियार पड़े हुए हैं कि वो इस प्लेनेट को 2 दफा तबाह कर सकते। उन्होंने किसी का रास्ता नहीं रोका। बाबा अब जाना चाहते हो, वेरी गुड। हमारा प्रॉब्लम इस मुल्क में यही है, आज़ादी हमें मिली है 14 अगस्त 1947 को। इस आज़ादी के समरात नीचे तक नहीं गए हैं। हमने अपने लोगों को हक की हुक्मरानी में हिस्सेदार नहीं बनाया। हक की बात करो बस फौरन वो हो जाता है, इल्जामात लग जाते हैं। मैं यहाँ चूंकि दानिश्वर लोग बैठे हैं, शरीफ लोग बैठे हैं, कुछ गिले करूँगा। हमारे अकाबरीन को पश्तूनख्वा वतन के खान अब्दुल गफ्फार खान की तारीख थी, या उस्मान खान अचीज़ई की थी, या फिर बलूच भाइयों की तारीखें थी, या सिंधी भाइयों की। हमारी तारीखें क्या चाहती थी? हमारे पास वोट नहीं था, 1 मैन 1 वोट, 1 यूनिट को। हमारी तारीखें अगरचे वो बादशाह खान के बड़े भाई की आशीर्वाद से बना था, डॉक्टर खान की, हम उसे पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह समझते थे। 1 मैन 1 वोट की हम बात करते थे कि पाकिस्तान मुख्तलिफ नौ इंसानों का, मुख्तलिफ नौ कल्चर का मुल्क है, ये यूनिवर्सिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में नहीं चल सकता। अगस्त 47 को सताज अजीज कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे मेरे सामने। अजीज, मैं आपको सवाल रखता हूँ, फिर मुझे जवाब दीजिए। तो शरीफ आदमी, खुदा को जिंदा रखे, अगर वो जिंदा नहीं है खुदा को बख्शे, जिंदा है। मेरे 3, एक बड़ी बहन, एक बड़ा भाई मोहम्मद खान, वो इंडियन बॉर्न है। मैं और मेरा छोटा भाई हम पाकिस्तानी बॉर्न हैं। मेरे वालिद भी पाकिस्तानी बॉर्न है। उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, उसका बाप, सब अफगान बॉर्न है। मैंने कहा मुझे बताएं हम क्या हैं? फिर यही हाल हम सब का है। हम हिंदुस्तानी थे, हम वहाँ थे, अब हम एक मुल्क में आ गए हैं। इस मुल्क को चलाने के लिए हमारे बुजुर्ग ये कहते थे कि इट शुड बी फेडरेशन। सोवियत यूनियन और अमेरिका के मुकाबले में हमें जानबदार होना चाहिए। हमें लोगों के वसाइल पे वहाँ के बच्चों को इख्तियार देना चाहिए, उनकी ज़बानों का एहतराम करना चाहिए। लेकिन हमने किसी की बात ना मानी। बंगाल पे ज़बान के मसले पे जो हमने गोलियां चलाई, आज वो दिन तमाम दुनिया में यूनिसेफ ने डिक्लेयर किया है लोगों की मदरी ज़बानों का। जिस दिन हमने बंगालियों को मारा था, दैट डे हैज बीन डिक्लेयर, तमाम दुनिया की मदर्स डे बनाते हैं मदरी ज़बानों का दिन। बात यह है, हमारे गिले ये है इन बातों पे कि हम वोट मांगते थे, फेडरेशन मांगते थे, यूनिट तोड़ना मानते थे। इस पे हमें अगर अब जुमा करें, सैकड़ों साल जेल हमें मिले, सैकड़ों साल। लेकिन वो बातें सारी मानी गई। जेएमसेट का पोता बेटा है, वाहिद सिंधी था जिसने रेजोल्यूशन की पाकिस्तान की बनाने की वो की हिमायत की। आखिर वो आदमी कहाँ पहुंचा? बात यह है
اگر کوئی واقعی چاہتا ہے بلوچ انسرجنسی ہے، پشتون انسرجنسی ہے، فلانا انسرجنسی ہے، انسان بنیادی طور پہ نہ پاگل ہوتا ہے نہ وہ شدت پسند ہوتا ہے. امن انسانی ضرورت ہے اور امن جسٹس سے جڑی ہوئی اصطلاح ہے. جہاں انصاف ہوگا وہاں امن ہوگا، جہاں انصاف نہیں ہوگا جھگڑے ہوں گے. بھائی بھائی سے لڑے گا، ایک گھر میں انصاف نہ ہو بھائی بھائی سے لڑتا ہے، معافی چاہتا ہوں بہنیں بیٹھی ہوئے، شوہر بیوی لڑتے ہیں، باپ بیٹا لڑتے ہیں. اسی لیے قرآن کریم ہمیں حکم دیتا ہے اعدلوا اقرب للتقوی، آپ عدل کریں آپ تقوی کے قریب ہو جائیں گے. ہمارے پشتون بلوچ سندھی سرائکی اپنے ضلع زارہ کے لوگ چائنا جاتے ہیں، یورپ جاتے ہیں، جب آتے ہیں یار بڑے اچھے لوگ تھے اگر وہ کلمہ پڑھ لیتے وہ جس چیز کا نظام دیکھ لیتے ہیں کہ گڑبڑ نہیں ہوتی، یار بڑے اچھے لوگ تھے، سب کچھ اسلام کے مطابق تھا، اگر کلمہ پڑھ لیتے. ہمیں سینکڑوں سال جیل دی گئی، ہم نے کبھی نہیں کہا کہ پاکستان مردہ باد، کبھی نہیں کہا. آج ترانہ جب ہم وہ کر رہے تھے میں ان 3 بچوں میں شامل تھا جو روزانہ یہ ترانہ گاتے. مجھے نہ گھر والوں نے کہا کہ تیرا باپ جیل میں ہے، نہ مجھے چاچا نے کہا، نہ مجھے چاچی نے کہا، نہ مجھے ماں نے کہا کہ کیا پاک سر زندہ باد تیرا باپ جیل میں. نہ کبھی انہوں نے ہمیں کہا، نہ کبھی ہم نے سوچا. جب آپ حق کی بات کرتے ہیں یہ غداری کی ڈیفینیشن آئین نے کر دی ہے. آئین کہتا ہے وہ آدمی جو ابروگیٹ کرے گا کنسٹیٹیوشن کو، سسپینڈ کرے گا، اس کی بے عزتی کرے گا، ہی از ہائی ٹریزن کا وہ مجرم. یہاں حامد رضا بھائی سے وہ کروں گا، یعنی سینکڑوں بچوں کو سندھ کے، پنجاب کے، سرائکی بل کے، ضلع ہزارہ کے، پشتون بل کے سینکڑوں بچوں کو CRPC 144 کی مخالفت میں گولیاں ماری گئی. سینکڑوں، درجنوں نہیں سینکڑوں. آپ ہمارے بچوں کو CRPC 144 کے تحت گولیاں ماریں گے اور آپ کو یہ اتھارٹی حاصل ہوگی جب چاہے آپ آئین پاڑ دیں، جب چاہے آپ آئین پہ چڑھ دوڑیں. ضیاء تو یوں کہتا تھا کیا ہے 3-4 صفحے کا کاغذ ہے، اس کے نام سے کوئی پوچھ گچھ، اور مولانا صاحب خیر نہ آپ سے پوچھ گچھ ہوگی نہ آپ سے کوئی پوچھے گا. آئین عمرانی معاہدہ ہے، سوشل کانٹریکٹ. عمراوی بیٹھے ہوئے تھے جب دوسری دفعہ میں 90 میں اسمبلی پہلی دفعہ بنا، 93 میں جب اسمبلی بنی ہم سے حلف لیا گیا. گوہر ایوب خدا بخشے ان کو وہ چیئر میں تھے. میں نے پوائنٹ آف آرڈر پہ دوسرے دن کہا، میں نے کہا اسپیکر صاحب میں آپ سے ایک چیز وہ ایکسپلینیشن کہتا ہے کیا. میں نے کہا جو ہم سے حلف لیا گیا ہے وی ول پروٹیکٹ پریزرو دس دا کنسٹیٹیوشن. یہ فارمیلٹی تھی یا وی شوڈ مین اٹ. کہتا ہے سیکرٹری بھائی کیا کہہ رہے ہیں آپ. میں نے کہا سیدھی سادھی بات کر رہا ہوں، پٹھان آدمی اردو نہیں آتی، یہی لکھا ہوا ہے کہ میں آئین کا دفاع کروں گا، اس کی پریزرویشن کروں گا. میں نے کہا اگر الفاظ میرے یہ تھے کوئی برا نہ مانے. میں نے کہا اگر گوہر بھائی اگر پھر کوئی جرنیل سرپرا پھر آ کے آئین کی خلاف ورزی کرے گا، ہاؤ کین آئی پروٹیکٹ. اگر فارمیلٹی تو ہو گئی. کہتا ہے نو فارمیلٹی نہیں ہے. میں نے کہا جو فارمیلٹی نہیں ہے تو پھر ہم سب پارلیمنٹ سے ایک حلف اور لیں کہ the day the constitution is violated the people of Pakistan must be on the streets. میں نے کہا پھر یہ نہیں تھا کہ ہم اب نکل رہے ہیں ترکی کی طرح. آئین محمد علی جناح صاحب کنسٹیٹیوشنل ماہر تھے، ان کو بھی مسئلہ تھا ہندو اکثریت کا مسلمان اقلیت کے خلاف. جب وہ ان پہ امپوز نہیں کیا گیا تھا، نہیں کی گئی ہندوستان کی تقسیم، کرپس مشن جب آیا تو ہندوستان کو 3 گروپس میں 1, 2, 3. محمد علی جناح صاحب 1946 تک وہ سپورٹر آف دیٹ اسکیم. اس میں انہوں نے اس بربادی کا راستہ روکنے کے لیے 1940 ریزولوشن میں یہ نقطہ رکھا کہ جس دن اس معاہدے کی خلاف ورزی ہوئی ایچ یونٹ ہیز گاٹ دا رائٹ ٹو سیسیڈ. مرحوم بزنجو صاحب کو خدا جنت نصیب کرے، انہوں نے ایک ڈرافٹ لکھا تھا کہ پھر ہمیں بھی اب لوگوں سے بھی یہ خطرہ صبح شام رہتا ہے چونکہ آپ آئین کو درخور اتنا نہیں سمجھتے. پھر ہمارے آئین میں بھی یہ لکھ دیجئے کہ the day the constitution is violated سندھی یا بلوچ یا پشتون they should have the right. ورنہ پھر آپ نہیں روکتے. ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے. ہم آئین ایک مقدس وہ ہے. 5 وزیر اعظم، ایک پانسی ہوا، عمران the last one مشکل میں ہے، جیل میں ہے. جیل گئے، ان کو تکالیف ہوئی، لیکن آج تک کسی بھی آئین کو پالنے والے کی نہ کسی نے پوچھا ہے نہ کسی نے ان سے یہ کیسے چلے گا. الیکشن یہ شریف آدمی بھی جیل میں خان عباسی نیب کی نہ کان ہے نہ ان کی آنکھیں ہیں. اگر ان کو نہیں ہے میں ایف آئی آر لکھا دوں گا اس الیکشن میں.
चाहता हूँ। 8 फरवरी के इंतखाबात में जिस अंदाज में आइन की धज्जियां उड़ाई गई, जिस अंदाज में जर और जोर की बुनियाद पे जीते हुए लोगों को हरवाया गया, जिस अंदाज में बच्चों बेटियों की बेइज्जतियां हुई, ये तारीख में कहीं नहीं हुआ। जो जिस अंदाज में तमाशा हुआ, अभी मैं अपनी तरफ से कहता हूँ, अपनी वफादारी साबित करने के लिए या जहालत, डोंट माइंड, जिस आर्मी को हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं, दैट बिलोंग्स टू 3 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ पाकिस्तान या 4। अगर कल ये सिंधी भाई, सिंधी मानू, और ये इनका हक है, हमारा भी हक, बलोच भाई कि भाई हम इस मुल्क के रहने वाले हैं, हमारा हिस्सा फौज में कहाँ है, वेयर इज सिंधी जनरल, कहाँ है सिंधी ब्रिगेडियर, कहाँ है सिंधी कर्नल, कहाँ है सिंधी सिपाही, कहाँ है बलोच, कहाँ, हम ये सब कुछ करते हैं फिर भी हमें नहीं छोड़ा जा रहा। हम इस मुल्क में हक हुक्मरानी में हिस्सा चाहते हैं। आसान नुस्खा है, मैं सबका मामा भी हूँ, चाचा भी हूँ, भाई भी हूँ। आप बलूच वतन के साहिल वसाइल पे उनका हक, उनके बच्चों का सारा नहीं, उनका हक तस्लीम कर दें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि आपके साहिल वसाइल पे पहला हक आपके बच्चे का होगा। इस बगावत की हवा निकल जाएगी। फमीदा मिर्जा मेरी बहन बैठी हुई हैं, साई बैठा हुआ है, ये सिंधी मेरे दोस्त हैं। आप आज इनको कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी दे दें कि सिंध के साहिल वसाइल पे सारा सिंधियों के हवाले न करें, ठीक है, अभी ले जाएं। आप इनको ये गारंटी दे दें कि पहला हक आपके बच्चे का आपके साहिल वसाइल पे, ये सारी बातें अपनी जगह आ जाएंगी। वो तब होगा जब आप आइन का एहतराम करेंगे, जब एक सही जमहूरी अंदाज में मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का चश्मा होगी। बड़ी मुश्किलों के बाद पाकिस्तान में फेडरेशन हुई, बड़ी बाईलिंगुअल, बाई कैमरा, यहाँ आलिम फाजिल लोग बैठे, बाई कैमरा वो उन मुल्कों में होता है जहाँ एक बाई अक्सरियत में होता, तो उसकी अक्सरियत संभालने के लिए दूसरा हाउस बना दिया जाता है जहाँ कौमियतों की बराबरी होती। तो इस आबादी को कंट्रोल रखने के लिए फिर सेनेट बराबरी की बुनियाद पर उसको कंट्रोल करता। आपने सेनेट को बना लिया, सेनेट की हैसियत क्या है, उसको मॉनिटरी बिल में हिस्सा नहीं है, वो अपॉइंटमेंट में कुछ नहीं करता। अगर हमने इस मुल्क को चलाना है, द सेनेट मस्ट हैव इक्वल पावर्स कौमी असेंबली की तरह, जहां पर हम सिंधी, बलूच, सराइकी, पठान सब मिल के काम करेंगे। ये पाकिस्तान के लिए अगर इसे बेहतर नुस्खा कोई ला सकता है, बिस्मिल्लाह, आए बिस्मिल्लाह पेश करें। ये कैसे होगा? एक मेरा गिला है, एक मेरा सियासी पार्टियों से बहुत वो है, बड़ी बड़ी पार्टियों से न जिक्र खैर मेरे दोस्त ने बड़े अच्छे अंदाज में किया। पहला माशाल्लाह लगा 1, 2, 4 ऐसे जजेस थे जिन्होंने आइन के एहतराम में हल्फ नहीं लिया, अपने बच्चों के पेट पे लात मारी, तनख्वाहें गई, मराहत गई, वो गरीब तारीखियों में फारिग हो गए। मैं तो आवाम से, पाकिस्तानी आवाम से कहूँगा, इमरान खान समेत हर सियासी पार्टी से आपने ये वोट लेना होगा कि जब आप इक़्तिदार में आएंगे, आप इन जजेस को हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी दे मस्ट बी डिक्लेयर्ड हीरोज ऑफ डेमोक्रेसी, जिन्होंने अपने बच्चे और जो मनुष्य लोगों को नुकसान हुआ है उनकी कंपनसेशन करें। और जिन लोगों ने पीसीओ के तहत हाथ उठाया है, मैं तो जल्लाद नहीं हूं ना, मुझे काम आता है, कम से कम उनकी तस्वीर हाई कोर्ट से हटा दी जाए, सबकी, सुप्रीम कोर्ट से भी, जिन्होंने पीसीओ, अभी जस्टिस मुनीर का भी लगा हुआ, जस्टिस मुनीर खड़ा है, सबसे बड़ा चीफ जस्टिस, जिन्होंने नजरिया जरूरत इजाद किया था, वो वहाँ क्या कर रहा है, वो वहाँ क्या कर, उसने हमारी बर्बादी कर दी सारी सिस्टम की। इस किस्म की तस्वीर फारूक होनी चाहिए। उससे गरीब लोग, पंजाबी, सिंधी, सराइकी, जिला ज़ारे के लोग, गिलगित के लोग, बल्तिस्तान के लोग, इमादी की तारीखों में सैकड़ों लोग मारे गए, खासकर सिंध में। बस आए, मरे और हमने फातिहा पढ़ ली। नहीं बाबा, ये बच्चे, इन बच्चों की खून की कुर्बानी में फलानी पार्टी इक़्तिदार में आई, इन बच्चों की कुर्बानी में फलाना आदमी फलाना बना। ये बच्चे जमहूरियत के शहीद हैं, दे आर द मार्टायर्स ऑफ डेमोक्रेसी। उनके खानदानों को ठीक है कंपनसेशन तो नहीं हो सकती, लेकिन एक घर का बच्चा मर गया, जिस तरह भी डी चौक में आपके कम से कम 13 आदमी मुफ्त में मारे गए, इनको वैसे नहीं बुलाना चाहिए। ये हम तमाम पार्टियों से गारंटी ले लें कि ये शोधा होंगे। बहुत सारे शरीफ लोगों ने, आलिम भी थे, डॉक्टर भी थे, इंजीनियर भी थे, उन्होंने खोले खाए, लेकिन हम उन्हें भूल गए। उनके लिए भी कोई बात होनी चाहिए। मैं कोयटा में था 1983 में, मौलाना शाह अहमद अमरोटी, सक्कर का बहुत बड़ा आलिम दीन बल्कि पीर था, मेरे वालिद की उम्र का था, वो शरीफ आदमी आया,
मैं आज भी नहीं भूल सकता उसको। शरीफ आदमी आया किसी मदरसे में, वो थे, मैं वहाँ गया हुआ था, वो भी वांटेड थे, हमें भी ठीक नहीं समझा जा रहा था। मैं उनसे मिला, मैं उनके बच्चे की उम्र का था, उसने मुझे यूँ हाथ जोड़े कि साईं महबूब, हम सिंधियों को हिंदुस्तानी एजेंटी के नाम पे कत्ल किया जा रहा है, खुदा के लिए हमारी मदद। मैंने कहा साईं क्या करूं, बस कुछ करें। मैंने कहा बिस्मिल्लाह साईं, हम कोशिश करेंगे। 7 अक्टूबर 1983 को हमने सिंध की शहीदों की उसमें जुलूस मुरतब किया, जिसमें जमात उलमा इस्लाम भी थी और नेशनल पार्टी भी थी, दूसरी पार्टियां थी। उस जुलूस को लीड फिर मैंने करना था। हमने जुलूस निकाला, स्लोगन्स क्या थे? इस्लाम जिंदाबाद, माशाअल्लाह मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद। हमारे जुलूस पे फायरिंग हुई, 4 हमारे साथी शहीद हुए, 13 को गोलियां पेट के नीचे लगी और 30 को डिक्लेयर कर दिया गया कि ये शरपसंद है। महमूद वॉज द कॉज ऑफ दिस, डेड और अलाइव को पकड़ो। मेरे दोस्त एजाजुल्लाह के वालिद साहब, उनका ससुर हमारा गवर्नर था, रहीमुद्दीन जनरल। फिर मैंने कहा यार जेलों का कोटा पूरा हो गया, मैंने जेल नहीं जाना। फिर मैं अंडरग्राउंड चला गया, आई वेंट अंडरग्राउंड। फिर मुस्तफ़ा मैंने क्या गलती की, मैंने शादी कर ली। बस 6 साल में अंडरग्राउंड रहा। और पाकिस्तान अच्छे लोगों का घर है, कसम खुदा की। हम रिक्वेस्ट करते हैं तमाम पाकिस्तान के लोगों से, अगर हमने इत्तेहाद इत्तेफाक का मुजाहरा न किया, हमने ऐसे लोगों का हाथ नहीं रोका। पाकिस्तान सारे माहिर यहाँ बैठे हुए हैं, हमजती बहरान में मुब्तला है और उसका फलसफा मेरे दोस्त शाहबाज और मेरे हवलदार स्पीकर मैं इसलिए कहता हूँ, वो बड़ा ईमानदार है इस बारे में। हाँ, मुझे हवलदारी पे फख्र है, वो तो फौजियों को वो सलूट करता है कि फख्र है मैं हवलदार हूँ। मैं इसलिए उसे हवलदार कहता हूँ, जनरल साहब खास कर के लिए। ये आदमी इलेक्शन से 50 दिन पहले कोयटा आया था। इसने पार्टी से कहा था कि हमारी बात इदारों से तय हो गई है, हमें 2/3 मेजॉरिटी दी जाएगी, फलाना प्रीमियर होगा, फलाना होगा। महमूद को पूछो कि वो किस हल्के से इंतखाब लड़ रहा है। मैं की तफसील नहीं बता सकता। मेरा ये भाई, मैं यहाँ आया, इस शरीफ आदमी को मैंने टेलीफोन किया, ये मेरा पुराना दोस्त है मरी का अब्बासी। मैंने कहा नवाज शरीफ की वो दूसरी मेरे, उसको ढूंढने में मियां साहब से मिलना। उन्होंने मेहरबानी की, मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि हमारी पेशी हो गई है, रास्ते में धुंध होगी, कल नहीं परसों दोपहर मियां साहब कहते हैं आप लाहौर आए। मैं गया लाहौर, मैंने जो बात की वो सब उसके गवाह हैं। मैंने कहा भाई बर्बादी का रास्ता है फॉरवर्ड से। अभी ये कस्टोडियन हाउस बना हुआ है, ये शरीफ आदमी गवाह है। पार्लियामेंट के अंदर इसकी मौजूदगी में लोग गुस्से, पार्लियामेंटेरियन को मारा, पीटा, गिरफ्तार किया, फलाना किया। इस नेकबख्त ने कमेटी भी बना दी। ऐसा पार्लियामेंट जिसमें लोग गुस्से हों। 600 साल पहले यहाँ लोग बैठे हैं। मेरा दोस्त तारिक बनूरी, खालिद बास्केट वाला आदमी, ये मुझसे सीनियर थे यूनिवर्सिटी में, ब्राइट स्टूडेंट थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, हमारे यूनियन के प्रेसिडेंट भी हुए। मैंने उसकी मुखालफत की थी, हुए थे। इन्होंने छोड़ा, PCSP इम्तिहान पास किया, यानी ज्वाइन दफ्तर खारजा। आजकल वो कोयटा में, अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है। आपकी फरमूदात सुनने आए। वहाँ जो बात हुई। अभी इतनी बेरहमी, जो आदमी एक मामूली टिक का निशान गलत वोट का लगाता है, 70 करोड़ रुपए इस महंगाई के दौर में। हमारी जो बड़ी गाड़ियां जिसमें आए हैं, इसकी टंकी भरती है 21,000 रुपए में। 21,000 रुपए में एक टंकी भरती है। और पंजाब का, सिंध का, पश्तून वतन का, जिला हजारे का, जिला गिलगित का, जहाँ के लोग हैं, उनको 20,000 रुपए महीने का नहीं मिलता। इस टंकी में हमारे एक मोबाइल की जो वो है, इससे खानदान के खानदान इन लोगों को इस पे नैब खामोश है। शहीद को गिरफ्तार किया, भाई आपको पता नहीं कि फलाने एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, दर्जनों लोगों को 70 करोड़, 80 करोड़, 90 करोड़ रुपए कहां से? फ्रॉम वेयर दिस मनी कम्स? ये खजाना किसके पास है? और फिर आपने जो फलसफा बना दिया है, जो बिकता है उसे डिक्लेयर कर दिया अपने वफादार। जो पैसे लेता है, जमीर बेचता है, दूसरों को खरीदता है, दूसरों को वो करता है, उसको आप वफादार डिक्लेयर कर रहे हैं। और जो जमीर नहीं बेचता, गरीब आदमी, उसको आप फिरते हैं, जेल में डालते हैं। पागलों की दुनिया बन गई है। दुनिया में सारे पढ़े लिखे, दुनिया में अपने बच्चों को लोग हुर्रियत बताते हैं, हुर्रियत के रास्ते पे। यहाँ हुर्रियत को कूटा जा रहा है। यहाँ हुर्रियत के, मैं नहीं कर, यहाँ बहनें बैठी हुई हैं, बच्चों के कपड़े उतारते हैं, बहनों के क्या, किस तरफ हम जा रहे हैं?
پھر نام لیتے ہیں اسلام کا، نام لیتے ہیں اسلام کا، مسلمانی کا. میں وہ بات تو نہیں کر سکتا، ہمیں اس قسم کا نظام لانا ہوگا. دوران جنگ عمر ایوب خان، دوران جنگ مسلمانوں کا سب سے بڑا سپہ سالار خالد بن ولید، جس کو خود رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیف اللہ کا خطاب دیا تھا، دوران جنگ خلیفہ کا حکم کیا کہ یو آر نو مور آرمی چیف. ابو عبیدہ بن جرح کو، اس آدمی میں ان جرنیلوں سے 1000 گنا زیادہ طاقت تھی. وہ انکار کر سکتا تھا کہ جب ان کی خالوزات بھی تھے شاید یا ماموزات، حضرت عمر اور خالد. وہ شریف آدمی نے کہا خلیفہ کا حکم آیا، یعنی جو کنسٹیٹیوشن کا حکمران ہے اس کا حکم آیا ہے. خاص جنگ کے دوران بہت سارے لوگ، بہت بڑی لڑائی تھی، اس نے سب کچھ اتارا ابو عبیدہ بن جرح کے حوالے کر. وی نیڈ سچ پیپل. ٹھیک ہے اگر کسی کو شوق ہے. عمر ایوب گور ایوب کے بیٹے ہیں، محمد ایوب خان کے نواسے ہیں. قسم خدا کی میں قسم کھاتا ہوں، مجھے بڑے کی طرف پیارا. اس کے دادے نے میرے باپ کو 14 سال جیل دی، لیکن یہ جمہوریت کے دفعہ آیا ہے، میرا دوست ہے، میرے بھائی ہے، یہ ہو اعجاز الحق ہو، اختر عبدالرحمان کے لڑکے ہوں. ڈیموکریسی میں یہ خوبصورتی ہے. ڈیموکریسی پرفیکشن کے نزدیک نہیں ہے، لیکن ماردار سے بہتر یہ نظام ہے، اس پہ ہم نے چلنا ہے. کل پرسوں ٹرمپ نے حلف لیا، انجیل پہ ہاتھ رکھا، 4 منٹ کا حال تھا، کنسٹیٹیوشن میں وہ کروں گا. یا کنسٹیٹیوشن وعدہ خلافی خود وہ ہے. ابھی ہم پریشان ہیں. اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتے ہیں کہ لعنت اللہ الکاذبین. ایک اور جگہ علم لوگ بیٹھے ہیں کہ آپ سچی گواہی نہ چھپائیں، اگر آپ کی ماں کے خلاف ہو، باپ کے خلاف ہو، تمہارے اپنے خلاف ہو، تمہاری بہن کے خلاف ہو. اور یہاں شہباز میرا دوست اور اس کی پارٹی کہتی ہے کہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے جاؤ، اور جمعے کی نماز کے وقت لوٹا ہاتھ میں اور جائے نماز کندھے پہ نمازیں پڑھے. کوئی بابا نہیں، ہم نے یہ نہیں کرنا. ابھی یا اس کو ماننا پڑے گا حمید رضا بھائی یا شہباز اینڈ کمپنی کا. میں غریب آدمی ہوں، میں بہت ڈرپوک آدمی ہوں، میں اس کی مانوں گا چاہے جو بھی ہو، چاہے جو بھی ہو. حق و صداقت کا راستہ ہم نے لینا. یہ ہمارا ملک ہے، اس لیے ہم نے آپ کو بلایا تھا. آپ یہاں ہیں، ہمارے ساتھ ملیں، ہمارے ساتھ آئیں. آپ کو لکھ ہم دیں گے، شاید خاقان بھی دے گا، میں بھی دوں گا، جن کو آپ ہم خریصت میں ہوں گے. آئے ہمیں اجتماعی دانش سے پاکستان کو ان بحرانوں سے نکالنے کا راستہ بتائیں، تاکہ بسم اللہ کر کے وہ کر دیں.